अपराधी चाहे कितने भी शातिर तरीके से अपने काम को अंजाम दे दे, पर कोई ना कोई गलती ज़रूर कर जाता है और उसकी मात्र एक छोटी सी ही गलती की वजह से वो हमेशा के लिए सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। आज की भी कहानी में सेम कुछ ऐसी होता है जिसकी वजह से पुलिस अपराधी को उसके घर से दबोच लाती है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है भारत की राजधानी दिल्ली शहर की। बात कर रहा हूँ मैं 28 अप्रैल की सुबह। दरअसल दिल्ली के कंट्रोल रूम में खबर दी जाती है कि दिल्ली के जाकिर नगर के गली नंबर 7 का रहने वाला नसीम अहमद के कमरे का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है और ना ही उसके कमरे से कोई आवाज़ आ रही है। दरअसल ये इलाका जामिया नगर थाने में पड़ता था, इसीलिए कंट्रोल रूम से इस बात की जानकारी जामिया नगर थाने में दी जाती है। इस बात की जानकारी जामिया नगर थाना के थाना प्रभारी संजीव कुमार को जब मालूम चलता है, संजीव कुमार अपने टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। तो देखते हैं कि वहां पे पहले से ही काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे, लेकिन उसमें से एक लड़का जो काफ़ी परेशान था। पुलिस जब उस लड़के से पूछताछ करती है तो कहता है कि साहब, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। अब्दुल, जिसकी उम्र है लगभग 28 साल के आसपास। दरअसल अब्दुल कोई और नहीं बल्कि समीम अहमद का इकलौता बेटा है। अब्दुल पुलिस वालों से कहता है कि साहब, कल रात को मैं और मेरी अम्मी अबू एक साथ ही बैठ कर के खाना खाए थे। उसके बाद से अम्मी अबू अपने कमरे में सोने के लिए चले गए और मैं अपने कमरे में चला गया। दरअसल हर सुबह मेरी अम्मी अबू ही मुझे उठाते थे, लेकिन आज सुबह जब मेरी नींद खुली, जाकर जब मैं अपने अब्बू को जगाने की कोशिश किया, अंदर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने दरवाज़ा भी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बजाया, पर इसके बावजूद भी दरवाज़ा नहीं खुला। अब्दुल जब ये सारी बातें पुलिस से बताता है, उसके बाद से पुलिस भी जा कर के अहमद के दरवाजे पे खड़ी होकर उसे कई बार आवाज़ देती है, लेकिन अंदर से ना तो दरवाज़ा खुलता है और ना ही समीम कोई जवाब देता है। इसीलिए पुलिस दरवाजे को तोड़ देती है। पर पुलिस दरवाज़ा तोड़ करके जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करती है तो अंदर का नज़ारा देख पुलिस भी एकदम से चौंक जाती है, क्योंकि कमरे के अंदर फर्श पे ही नसीम और उसकी पत्नी का डेड बॉडी पड़ा हुआ था। इधर अब्दुल रहमान जब अपने अम्मी अबू की डेड बॉडी को जब देखता है तो देख करके चीख चीख करके रोने लगता है। पुलिस जब डेड बॉडी को चेक करती है तो मालूम चलता है कि दोनों के शरीर पे कोई भी चोट और घाव के भी निशान नहीं था। हालांकि पुलिस जब घटनास्थल की मुआयना करती है तो कमरे के अंदर से पुलिस को 5 लाख रुपया कैश और सारा ज्वेलरी भी मिल जाता है, जिसे देख करके पुलिस अंदाज़ा लगाती है कि इन दोनों की हत्या लूट के इरादे से तो बिल्कुल नहीं की गई है। पर पुलिस ये सोचने पे मजबूर हो जाती है कि आखिरकार इन दोनों की हत्या किया किसने है, क्योंकि कमरे का जो दरवाज़ा था वो अंदर से लॉक था। इसीलिए पुलिस जब जा कर के दरवाजे को चेक करती है तो मालूम चलता है कि जो वहाँ पे दरवाज़ा लगा था वो ऑटोमेटिक था। दरअसल वो दरवाज़ा ऑटोमेटिक ही अंदर और बाहर दोनों तरफ से लॉक हो जाता था। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और फिर अब्दुल रहमान के ही तहरीर पे धारा 302 के तहत अज्ञात अपराधियों के विरोध में मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। पुलिस अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ ना तो कोई सबूत मिलता है और ना ही अपराधियों के बारे में कुछ मालूम चलता है। पर जैसे ही 2 दिन का समय गुजरता है, 2 दिन बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ये साफ खुलासा हो जाता है कि नसीम और उसकी पत्नी की दम घुटने की वजह से मौत हुई है। हत्या की जब पुष्टि हो जाती है उसके बाद से पुलिस अब इस केस को काफ़ी सीरियस तरीके से लेती है। दरअसल पुलिस इलाके के कई लोगों से भी पूछताछ करती है, लेकिन बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। धीरे धीरे लगभग 3 सप्ताह का समय गुजर जाता है। इधर अब्दुल रहमान भी थाने में जाता है और पुलिस वालों के ऊपर दबाव देता है कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस जब अपनी तमाम कोशिश कर लेती है, अपराधियों के बारे में जब कुछ पता नहीं चलता है, न जाने पुलिस को क्यों समीम के बेटे अब्दुल रहमान के ऊपर ही शक चला जाता है, क्योंकि उस घर में अब्दुल रहमान के अलावा सिर्फ उसके अम्मी और अब्बू ही मौजूद थे। पुलिस ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि जब अब्दुल रहमान के घर में कोई आया नहीं तो आखिरकार उन दोनों की हत्या किसने किया है। पुलिस इसी शक के आधार पर आखिरकार 3 सप्ताह के बाद अब्दुल रहमान को थाने में बुलाती है और फिर उससे एक पर एक कई तरह का सवाल करती है। पुलिस जब अब्दुल रहमान से एक पर एक कई तरह का सवाल करना शुरू करती है, आखिरकार अब्दुल रहमान पुलिस के सवालों में उलझ जाता है और मजबूर होकर अपनी सच्चाई कबूल कर लेता है। लेकिन अब्दुल रहमान जब अपनी ही अम्मी अब्बू की पूरी हत्या की कहानी सुनाता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद पुलिस भी हैरान रह जाती है। दरअसल अब्दुल रहमान
जो अपने माता पिता के इकलौता संतान है। जब उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद से अपने ही इलाके के एक कॉल सेंटर में नौकरी ले लेता है। अब्दुल रहमान जब ठीक ठाक पैसा कमाने लगता है उसके बाद से अब्दुल रहमान के अब्बू भी उसकी शादी कर देते हैं। हालांकि अब्दुल रहमान की जब शादी हो जाती है उसकी पत्नी जब घर पे आती है, पति और पत्नी के बीच में कुछ बेहतर रिश्ता नहीं चलता है और कुछ ही दिन के बाद आखिरकार अब्दुल रहमान अपनी पत्नी को तलाक दे देता है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, आखिरकार एक दिन अब्दुल रहमान को फेसबुक के ज़रिए एक लड़की से दोस्ती हो जाती है जो कानपुर शहर की रहने वाली है। दरअसल फेसबुक के ज़रिए अब्दुल रहमान की जब उस लड़की से दोस्ती हो जाती है उसके बाद से उस लड़की का मोबाइल नंबर ले लेता है और फिर दोनों फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत भी करने लगते हैं। लेकिन दोनों के बीच में जब फ़ोन के ज़रिए एक दूसरे से बातचीत होना शुरू होता है, आखिरकार बातचीत करते करते अब्दुल रहमान और उस लड़की के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है, इधर अब्दुल रहमान कॉल सेंटर से जब ठीक ठाक पैसा कमाने लगता है, अक्सर उस लड़की से मुलाकात करने के लिए कानपुर भी जाने लगता है, जिसकी वजह से अब्दुल रहमान और उसकी प्रेमिका दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार शादी करने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये हो जाती है कि वो लड़की हिंदू बिरादरी की थी। फिर भी अब्दुल रहमान उस लड़की को दिलासा देते हुए कहता है कि मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। वो लड़की भी अब्दुल रहमान से वादा कर लेती है कि मैं तुम्हारे लिए अपना घर परिवार छोड़ने के लिए तैयार हूँ। जब अपना घर परिवार छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है उसके बाद से एक दिन अब्दुल रहमान उस लड़की से शादी करने के लिए अपने अम्मी और अब्बू से बातचीत करता है। लेकिन अब्दुल रहमान को जब मालूम चलता है कि कानपुर की रहने वाली उसकी प्रेमिका हिंदू बिरादरी की है, अब्दुल रहमान के अम्मी अब्बू इस शादी के खिलाफ हो जाते हैं और अपने बेटे को समझाते हुए कहते हैं कि हम दोनों के रहते हुए किसी भी कीमत पर तुम्हारी शादी उस लड़की से नहीं हो सकती है। हालांकि समीम और उसकी पत्नी अब्दुल रहमान को काफ़ी समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बावजूद इसके अब्दुल रहमान अपनी प्रेमिका से ना तो बातचीत करना बंद करता है और ना ही उससे मिलना बंद करता है। लेकिन लाख समझाने के बावजूद भी जब अब्दुल रहमान नहीं मानता है, आखिरकार समीम अपने बेटे की शादी एक दूसरी लड़की से कर देता है। अब्दुल रहमान की शादी तो हो जाती है, उसकी पत्नी घर पे भी आ जाती है, लेकिन बावजूद इसके अब्दुल रहमान अपनी प्रेमिका को कभी भूल नहीं पाता है और अपनी प्रेमिका की ही वजह से अपनी पत्नी को भी ज़्यादा लाड प्यार नहीं देता है, जिसकी वजह से अब पति और पत्नी के बीच में झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। इधर अब्दुल रहमान की पत्नी को जब मालूम चलता है कि उसका पति किसी दूसरी लड़की को पसंद करता है, इस बात को लेकर जब झगड़े तकरार शुरू होता है, उसकी पत्नी इस प्रकार से गुस्से में आ जाती है कि एक दिन झगड़े तकरार करने के बाद उसे छोड़ करके वापस अपने मायके चली जाती है। लेकिन इसके बावजूद भी अब्दुल रहमान ना तो अपने ससुराल में जाता है और ना ही कभी अपनी पत्नी को भुलाने की कोशिश करता है। दरअसल अब्दुल रहमान ये कसम खा लेता है कि चाहे जो कुछ भी हो जाए अपनी प्रेमिका से मैं शादी करके ही रहूँगा। लेकिन अब्दुल रहमान को ये भी मालूम चल जाता है कि उसके अम्मी और अबू को रहते हुए ये शादी संभव नहीं है। इसीलिए अब्दुल रहमान अब अपनी प्रेमिका से शादी करने के लिए अपने ही माता पिता को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने का तय कर देता है और फिर इस बारे में अपने एक दोस्त नदीम खान से बात करता है जो नागलोई का रहने वाला है। अपने ही दोस्त नदीम खान से जब अपने अम्मी अबू को इस दुनिया से हटाने के लिए कहता है, नदीम खान इस काम को करने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन बदले में अब्दुल रहमान से 2.5 लाख रुपये का डिमांड करता है। जब 2.5 लाख रुपये का डिमांड करता है तो अब्दुल रहमान भी उसे पैसा देने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से नदीम खान अपने इस काम में अपने दोस्त गुड्डू को भी शामिल कर लेता है। तीनों मिल करके जब इस काम को अंजाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, उसके बाद से एक षड्यंत्र बनाते हैं और इसी षड्यंत्र के तहत 27 अप्रैल को शाम के वक्त नदीम और गुड्डू जाकिर नगर में पहुंच जाते हैं और रात होने का इंतज़ार करते हैं। 27 अप्रैल को रात्रि के करीब 10 बजे के आसपास इधर अब्दुल रहमान अपने अम्मी और अब्बू के साथ ही बैठ कर के खाना खाता है और खाने के बाद जब अब्दुल रहमान के अम्मी अब्बू अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, उसके जस्ट थोड़ी देर के बाद ही अब्दुल रहमान अपने दोस्त नदीम और गुड्डू को अपने घर पे बुला लेता है। तब तक उसके अम्मी और अबू के कमरे का जो दरवाज़ा था अभी खुला हुआ था और उसके अम्मी अबू भी अभी जगे हुए थे। उसी वक्त ही नदीम अपने दोस्त के साथ समीम के कमरे में एंट्री कर जाता है और फिर समीम और उसकी पत्नी की तकिए से मुंह दबाकर दोनों की हत्या कर देता है। कमरे के अंदर समीम और उसकी पत्नी की जब मौत हो जाती है, उसके बाद से नदीम और गुड्डू वापस अपने घर चले जाते हैं और इधर अब्दुल रहमान जब कमरे का दरवाज़ा खींचता है, वो दरवाज़ा ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है। उसके बाद से अब्दुल रहमान भी अपने कमरे में सोने के लिए चला जाता है
अब्दुल रहमान अपने कमरे में सोने के लिए तो चला जाता है, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आती है। जैसे ही सुबह हो जाती है, अब्दुल रहमान उठ करके बाहर गली में निकलता है और अपना नाटक शुरू कर देता है। दरअसल चीख चीख करके आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करता है और कहता है कि न जाने क्यों मेरे अम्मी और अब्बू ना तो कमरे के अंदर से कोई जवाब दे रहे हैं और ना ही दरवाज़ा खोल रहे हैं। काफ़ी देर तक जब अपनी नाटक करना शुरू करता है, तभी पड़ोस का एक व्यक्ति इस बात की जानकारी दिल्ली कंट्रोल रूम को दे देता है। वाकई में अब्दुल रहमान जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताता है, उसके बाद से पुलिस अब्दुल रहमान के ही तहरीर पे नदीम खान और उसके दोस्त गुड्डू, इन दोनों को भी गिरफ्तार करके लाती है। पुलिस जब इन तीनों को गिरफ्तार कर लेती है, उसके बाद से अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरी इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है जावेद मीर। जावेद मीर जो दिल्ली प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद आमिर। मोहम्मद आमिर जो सऊदी अरब में रह कर के नौकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को देखते हैं। तीसरे मेरे व्यूअर हैं मोहम्मद साजिद। मोहम्मद साजिद जो अपना एड्रेस नहीं दिए हुए हैं। चौथे मेरे व्यूअर हैं शेख इनायत। शेख इनायत के टोटल 3 बेटियां हैं, जिसमें से एक का नाम है तोहिना खातून, दूसरे का नाम है कैफा खातून और तीसरे का नाम है जुलेखा खातून, जो रांची झारखंड प्रदेश के रहने वाले हैं। लास्ट मेरे व्यूअर हैं संतोष कुमार। संतोष कुमार की पत्नी का नाम है रामकली। संतोष कुमार के भी टोटल 2 बच्चे हैं, जिसमें एक बेटा और एक बेटी। बेटे का नाम है आदर्श और बेटी का नाम है साधना, जो रीवा मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं अब तमाम व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।